सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज युवराज। आज बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपके लिए आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे साथ आपको एक गेस्ट भी दिख रहे हैं, जो कौन है वो आपको खुद ही बताएंगे। तो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु शर्मा और मैं यार करेंटली DTU यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैथमेटिक्स इन कंपटीशन पढ़ रहा हूँ और साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ विद माय नेम हिमांशु शर्मा। और वहाँ पर यार तुम लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग IIT JEE से रिलेटेड टिप्स एंड मतलब चीज़ें बताता हूँ। तो चैनल को विजिट कर लेना, एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ। और आज का रीज़न क्या रहा हिमांशु को काइंड ऑफ इंटरव्यू में क्यों बुलाया है, क्योंकि आप बहुत बच्चों की ऐसी क्वेरीज आ रही थी भैया कि मार्क्स में X परसेंटाइल स्कोर करी है, तो अब आने वाले जो 2 अटेम्प्ट बचे हैं उसमें X+10 हो जाएगी क्या, अभी 80 है तो 90 हो जाएगी क्या, 90 है तो 99 हो जाएगी क्या, तो वो कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा जंप इस लॉकडाउन को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हैं वो आज के इंटरव्यू में हमें पता चल रहा होगा। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं कि हिमांशु ने इम्प्रूव कितना किया है। हाँ जी हिमांशु। सो भैया मेरी जनवरी में आई थी 93 परसेंटाइल और सितंबर में मेरी आई थी ऑलमोस्ट 98.5 परसेंटाइल। और अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर तो वो नीचे ही गई थी, बिकॉज केमिस्ट्री में इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। 93 से 89 पे गई थी। बट मैथ्स के अंदर 88 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल गई थी और फिजिक्स के अंदर भी 94 परसेंटाइल से 98.75 परसेंटाइल तक गई थी। हाँ। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव कर पाया। और स्कोर की अगर बात करूँ तो जनवरी के अंदर 91 स्कोर था मेरा टोटल, जिस पे 93 परसेंटाइल आई थी। और सितंबर के अंदर 186 मार्क्स मेरा टोटल स्कोर था, जिस पे 98.45 परसेंटाइल। हाँ, तो आप देख सकते हो 91 का डबल से भी ज़्यादा स्कोर हो गया है, और ये सिर्फ हुआ है जनवरी और सितंबर के बीच में। अमिड्स्ट आपका जो भी पोस्टपोनमेंट की भसड़ रही, ठीक है, बोर्ड्स भी रहे, तो उन सब के बीच में ही सारा इम्प्रूव हुआ है। तो चलो डिटेल में आगे वीडियो में जानते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा फोकस किया। सो भैया बेसिकली ऐसा था कि मतलब केमिस्ट्री पढ़ने में ना यार मुझे थोड़ी सी होती थी दिक्कत, मुझे आती थी बोरियत, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यार 10th तक भी हम पढ़ते हैं ना तो उसको रीडिंग बहुत देनी पड़ती है और उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। मेरे को केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल और ऑर्गेनिक तो फिर भी ठीक लगते थे, बट इनऑर्गेनिक बिल्कुल मेरे हाथ से बाहर थी, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम टाइम देता था। पर वहीं पे मैं कोशिश करता था कि यार मैथ्स और फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ, ताकि ओवरऑल जो स्कोर हो वो एटलीस्ट गुड बन जाए। तो उसके लिए मैं फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देता था केमिस्ट्री के मुकाबले। और भाई मज़ा आ रहा है ना वीडियो में। 2021 ईयर जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारे लिए कोई क्रैश कोर्स नहीं आ रहा है। जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या फिर जो लोग क्विक रिवीजन चाहते हैं, मजू चैप्टर्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी हैज़ फाइनली कम अप विद ऑल स्टार्स बैच अनअकैडमी का। ठीक है, इट स्टार्ट्स ऑन 9th जून। ठीक है, 9 जून को ये स्टार्ट हो चुका है, बट यू कैन स्टिल बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 months एंड लुक फॉर इट। एजुकेटर्स नंबर 1 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, एजुकेटर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड यू कैन बाय द 3 month सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड KEARMY टू गेट एडिशनल 10% ऑफ। और आपका एक और अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है, जिसमें अगर आपकी रैंक 1 से रैंक 150 के बीच में आती है तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है। यूज आर कोड KEARMY। चलो फटाफट वीडियो में वापसी चलते हैं। बट इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो थोड़ी रीडिंग वाली हैबिट अपनी और डाल सके तो फिजिक्स मैथ्स कंपैरेटिवली केमिस्ट्री से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आपने वो अच्छे कर लिए हैं तो आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा एफर्ट और मारते तो क्या किसी बच्चे की HM परसेंटाइल और इम्प्रूव हो सकती है। ये बिल्कुल एकदम सही पॉइंट है। मेरे जितना भी पीयर था, मेरे जितने भी दोस्त थे, चाहे उनकी मेरे से ज्यादा परसेंटाइल आई चाहे मेरे से कम आई, उन लोगों का केमिस्ट्री में मेरे से स्कोर बेटर था। वो हमेशा यही कहते थे कि यार बस रीडिंग ही तो करनी है, बस रीडिंग ही तो करनी है। वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से डरते थे मैथ्स और फिजिक्स की, पर रीडिंग जरूर किया करते थे। अब मेरे को रीडिंग से डर लगता था क्योंकि मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं थी। पर मेरे ख्याल से वो यार 10th तक जैसे हमारी स्टडी वाला तरीका होता है ना, जो कहते हैं कि यार 11th में आके बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में वो तब भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। जो आप बुक को रीड करते हो, NCERT को पढ़ते हो और NCERT के सवाल भी लगाते हो, उसके बाद PYQs करते हो, ये सब यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। NCERT से नोट्स बनाना केमिस्ट्री के अंदर बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होता है, और उसी तरह से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पेसिफिकली मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इनऑर्गेनिक के लिए, उसमें बहुत कुछ समझने को नहीं होता, कंप्लीटली रट्टा बेसिस होता है। 10th तक मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये दे चुका हूँ। 10th तक सोशल साइंस सबने पढ़ी है,
सबने रट्टा लगा के 97 98 मार्क्स स्कोर किए हैं। आई एम श्योर हिमांशु आपने भी किए ही होंगे। तो सबने रट्टा लगा के नंबर स्कोर किए हैं। तो इनऑर्गेनिक इज लाइक रट लोगे तो बोनस के 25-30 नंबर और हैं, उनको एज अ बोनस समझ सकते हो, क्योंकि उसमें इतना कुछ सोचने वाला नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट आपके मेमोरी बेसिस पे है। सो दैट इज़ वन पॉइंट कि आप फिजिक्स और मैथ्स में कैसे इंप्रूव करना है वो आप हिमांशु से सीख सकते हो। बट केमिस्ट्री में भी कर लोगे तो अगर 98.5 आई जैसे हिमांशु की केमिस्ट्री में भी करते तो उनकी 99 प्लस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हिमांशु की बात है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हिमांशु आप कुछ बोल रहे हैं। ऐसा मैंने जेई एडवांस जो था ना, जब हमारा होने वाला था, अराउंड 20 डेज थे हमारे पास, तो मुझे ये चीज़ यार मतलब कुछ लोगों ने समझाई, लाइक मेरे पापा ने, एक उनके फ्रेंड ने, कि ये देख तेरी फिजिक्स मैथ्स ठीक है, अब तेरे को काम करना है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली बहुत ही कम स्कोर आ रहा था, तो उसको इम्प्रूव करने का स्कोप ज्यादा था। जिस चीज में कम स्कोर आता है भाई उसमें इम्प्रूव करने का स्कोप ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स तुम उस चीज को टाइम दोगे तो रिजल्ट दिख जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तू इस पे काम कर, तो मैंने ऑर्गेनिक उठाई, फिजिकल उठाई। अब इन ऑर्गेनिक से तो मुझे बिल्कुल मतलब लास्ट के 20 दिन में क्या ही करता मैं, लेकिन उन 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करा 20 दिन के लिए, तो मुझे एडवांस में भी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली, और जितना मैं फिजिक्स और मैथ्स में स्कोर कर पाया उतना ही मैं केमिस्ट्री में भी स्कोर कर पाया। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यार अगर काम किया जाए ना इस तरीके से तो रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। यस डेफिनेटली। और अब एडवांस की बात आई गई है तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा साइड ट्रैक होकर ये भी समझ लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बच्चा 21 देने वाला है अटेम्प्ट, उसको मेंस टारगेट करना चाहिए अभी, या अभी एडवांस टारगेट करना चाहिए? मतलब हाउ डू ही और शी मिक्स द प्रिपरेशन बिटवीन द टू? मेरे सीन में ऐसा था कि जनवरी में जब मेरी बहुत खराब परसेंटाइल आई थी, मतलब जैसी मेरी प्रेपरेशन थी, जिस तरह का मैं स्टूडेंट था अपना वीएमसी में, उस हिसाब से मेरी काफ़ी गंदी परसेंटाइल आ गई थी। तो मेरे को ऐसा था कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था एक तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने मेंस को ही अपना मेन मोटिव बना लिया। बट जब मार्च आता गया, जब कोविड नहीं था इंडिया में, ऑफ कोर्स मतलब अप्रैल वाले एग्जाम से तो सिर्फ 10-15 दिन पहले हमारा ये पोस्टपोनमेंट हुई थी, राइट? तो पेपर आने वाला था, तो तब तक मेरे मॉक टेस्ट में 210, 220, 230 के करीब नंबर आने शुरू हो गए थे, अच्छे नंबर आने शुरू हो गए थे। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार तेरा मेंस तो अच्छा हो जाएगा, अब तू काम कर एडवांस पे। तो वो बीच का जो टाइम था ना, जब मेरे को पता चल gया कि मेंस में मेरे अच्छे लगातार आ रहे हैं मार्क्स, तब मैंने एडवांस के पेपर दिए थे कुछ 5-6 हफ्ते तक। हर हफ्ते एक पेपर दिया करते थे, वीएमसी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसमें एक पेपर दे दिया करते थे और उसको फिर एनालाइज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर में इंप्रूव करने की ऑफ कोर्स कोशिश करते थे। तो मेरे ख्याल से उस बीच में जो मैंने मेंस के पेपर देना छोड़ा और एडवांस के पेपर दिए, तो मेरे को एडवांस में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। उसके बाद जब वो हो गया फेज और मेंस पास आने लगा, तो फिर वापस से मेंस के पेपर देने शुरू कर दिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी स्टूडेंट को लगे कि उसका मेंस का रिजल्ट पक्का आ जाएगा अच्छा खासा, तो फिर उसको एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। उसको खुद पता चल जाएगा अपने स्कोर के हिसाब से। अगर किसी की अच्छी परसेंटाइल आई है मेंस के अंदर पहले ऑलरेडी, तो उसको तो एडवांस के लिए पढ़ना ही पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट इज अच्छी परसेंट? ऑफ कोर्स 97 प्लस, जिस पे उसे एक ठीक ठाक मेंस के बेसिस पे कॉलेज मिल जाए, एनआईटी मिल जाए, एनएसयूटी, डीटीयू, ये सब ट्रिपल आईटी मिल जाए। पर अगर नहीं भी आई है, लेकिन उस स्टूडेंट ने अपने जो मॉक टेस्ट को कर रहा है, चाहे वो एनटी अभ्यास के हो या किसी पर्टिकुलर कोचिंग के हो, अगर उनमें लगातार एक एवरेज अच्छा खासा स्कोर ला रहा है वो, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि मेंस में यार हो जाएगा मेंस, ठीक है। कोई मतलब एक्सेप्शन ही होगा। अब दो अटेम्प्ट्स हैं तो 2 में से एक तो अच्छा हो ही जाएगा, अगर एवरेज ठीक आ रहे हैं तो। अब मेरे को एडवांस पे फोकस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखना प्लीज। और जहाँ के बीच में बात आई थी इम्प्रूवमेंट की, तो हिमांशु ने एक वर्ड यूज किया था, मैंने एनालाइज किया। तो उसका स्पेसिफिकली मेन से बात करें तो आपने जनवरी अटेम्प्ट को क्या एनालाइज किया और क्या आपने गलतियों से क्या सीखा, और वो करेक्ट करने से आपको कितनी इम्प्रूवमेंट नजर आई अपने सितंबर अटेम्प्ट? हाँ, सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जनवरी का पेपर जब था, ऐसा नहीं था कि मैंने उससे पहले मॉक टेस्ट नहीं किया, ठीक है, सब कुछ दिया। मेरा एवरेज स्कोर भी मुझे याद है, मैं पूरा एक ट्रैक रखा करता था। मैं मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस था इस सेंस में कि 150 के अराउंड मेरा एवरेज था, पर एग्जाम में मैं एक्चुअल में स्कोर कर पाया 91। इसका मेन रीज़न था कि मैं टेस्ट तो बहुत ज़्यादा देता था, पर एनालिसिस जो होता है ना टेस्ट का, वो नहीं करता था। मैं ये नहीं देखता था कि मेरे से क्या गलतियां हुई, मैं ये नहीं देखता था कि कोई क्वेश्चन मुझसे ठीक हुआ तो क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, और कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो पाया। उस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। इंस्टेड मैं ध्यान देता था स्कोर के ऊपर और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाता था, पर मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, तो वो बेकार जा रही थी सारी रिविजन।
पर सेकंड अटेम्प्ट जब था उसके बाद, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट से पहले मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी पेपर में। अपने जनवरी के पेपर में सबसे पहली गलती मेरी ये थी, मैं स्लीप नहीं ले पाया था ढंग से। दूसरी चीज़, मैं म्यूज़िक सुनता था बहुत, तो फिर मेरे दिमाग में पेपर के दौरान काफ़ी म्यूजिक चल रहा था जो मेरे को परफॉर्मेंस वो दे रहा था, एंग्जाइटी। तीसरी चीज़, मैंने पेपर्स एनालाइज नहीं करे थे। और चौथी चीज़, मैंने बहुत एक्सेस में पेपर दे दिए थे। असल में जेईई मेंस से या फिर किसी भी एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले ही मॉक टेस्ट लगा लो और ठीक ठाक जैसे ही मार्क्स आ जाए ना उसको वहीं बंद कर दो, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आ जाएगा कि यार तेरे बढ़िया नंबर आए थे लास्ट मॉक टेस्ट में, तो तेरे अच्छे ही आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस की बात है सारी। हाँ, क्योंकि ना मैं बताता हूँ इंसिडेंट अपना, कि जेईई मेंस जो जनवरी वाला था उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन पहले मैंने डिसाइड करा मैं 2 पेपर दूंगा। मतलब मैंने एक का डिसाइड करा था, बट सुबह मैंने पेपर दिया, मेरे 150 मार्क्स आए। मेरे को लगा यार कम है ये, तो मेरे को एक और पेपर देना चाहिए। शाम को एक और दे दिया, उसमें 135 आ गए। तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया कि यार तेरा तो स्कोर उल्टा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के लिए। तो उस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पर असर डाला था। तो मैंने म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया था फर्स्ट मेंस के अटेम्प्ट के बाद 9 महीने के लिए ऑलमोस्ट। घर में कहीं भी म्यूज़िक चलता था मैं बंद करवा देता था किसी से भी। दूसरा यार, ये टीवी वगैरह देखना काफ़ी कम कर दिया था, और जो अपनी स्लीप साइकिल होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, पर बिकॉज ऑफ सम एंग्जाइटी जो मैंने डेवलप कर ली थी, मैं किसी भी पेपर से पहले फिर सो ही नहीं पाता था। उस चीज़ को मैंने अपने लिए नॉर्मल बना लिया। वो मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, तो वो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट या बाकी जो अवॉइडेबल सिनेरियोज है भाई, उन पे तुम्हें जरूर ध्यान देना चाहिए। अनअवॉइडेबल चीज़ों का तुम कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ और जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करी वो थी, मैं एक्सरसाइज करने लगा था काफ़ी। तो मैं जब भी स्ट्रेस्ड आउट होता था पढ़ाई से या कुछ भी होता था, तो मैं जाकर 30 मिनट्स या तो वॉक कर लेता था या फिर स्किपिंग कर लेता था या कुछ भी कर लेता था फ्रेश एयर में। तो भाई वो उसने मेरा माइंड काफ़ी रिलैक्स करा। डेफिनेटली बहुत सही चीज़ है। और यार ये इसमें मैं पॉइंट बस ये ऐड करना चाहूँगा कि सिमिलर सिचुएशन कुछ ना कुछ मेरे साथ थी। मैंने भी जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट था मेरा। तो जनवरी अटेम्प्ट में मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हम रियल जेईई अटेम्प्ट देकर आते हैं उसके बाद जो गलतियाँ पता चलती हैं और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो कोई मॉक टेस्ट नहीं कर पाता। तो जिन जिन लोगों का फरवरी और मार्च अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गया है ना, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपना वो पेपर एक बार एनालाइज कर लो। उससे जो गलतियां पता चलेंगी उनको इम्प्रूव करके ही आपके 30-40 नंबर इम्प्रूव हो रहे होंगे बिना कुछ और पढ़े। तो आप हमेशा वी एज स्टूडेंट्स फोकस ऑन सिलेबस कवरेज, कि और सिलेबस कर लेते हैं और सिलेबस कर लेते हैं, बट ये नहीं सोचते कि जो करा हुआ है क्या उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। जो करा हुआ है वो फ्लॉलेस होना चाहिए पहले, नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसी से सॉरी, ये आपने जो एक पॉइंट बोला कि हम हमेशा सिलेबस कंप्लीट करने पे सोचते हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, घर पे भी इतने बढ़िया नंबर आ रहे थे, सब हो रहे थे, पर पेपर में ऐसा होता था कई बार ना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते ही नहीं थे मुझसे। अब मैंने इंटीग्रेशन के भाई बहुत सवाल लगा लिए प्रैक्टिस में, लेकिन मेरे से कई बार पेपर में क्वेश्चन होते ही नहीं थे। उसका रीजन यही था कि यार मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब ये गलती क्यों हो रही है। ठीक है, तो अब ठीक है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो पहले उसको स्किप कर दो ना, उसमें शुरू में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने लगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता था, और जब मैं पूरा स्ट्रेस फ्री होके उसको अटेम्प्ट करता था ना, तो मेरे को समझ आ जाता था क्वेश्चन और मेरे से बन जाता था कई बार। यस, तो इसी में ये छोटा सा पॉइंट वहाँ से निकल कर आया है जिसको हम कहते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मेन सिर्फ ये खेल नहीं है कि आप पढ़ाए या स्कूल के एग्जाम की तरह और आपने धड़ धड़ जाके सब कुछ A to Z पेपर लिख दिया, वैसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा पेपर में भी स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, उनमें से भी कौन से क्वेश्चन पहले करूँ, पहले जो मुझे आते हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले जो सब्जेक्ट आता है पहले वो कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि मुश्किल सब्जेक्ट पहले उठा लिया, उससे कॉन्फिडेंस लूज हो गया, अब आगे के जो आसान क्वेश्चन है वो भी टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, मेंटल प्रेशर भी बहुत है, पैनिक भी कर गया हूँ और अब रिजल्ट भी नहीं आया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, कि आपके पास एक परफेक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर देना, और वीडियो अभी तक पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और हिमांशु का चैनल भी प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिलने वाला है।